मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सुनिए सरफराज की एक कहानी। जब कोई भी जोड़ा शादी करता है तो उसमें आदमी की जिम्मेदारी होती है कि घर में आई लड़की की ज़िंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखे, उस लड़की की इज्जत का भी। मैंने भी यही किया, लेकिन ऐसा करके मैं खुद की नज़रों में गिर गया। मेरा नाम सरफराज है। मेरी और रेहाना की शादी को 6 महीने गुजर गए थे, लेकिन उन 6 महीनों में मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। मेरी माँ इस दुनिया से बहुत पहले ही जा चुकी थी। मुझे मेरे बाप ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे अब्बा ने मेरी पढ़ाई और परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। मेरे अब्बा मेरे लिए एक मिसाल थे, पर मुझे क्या पता था कि जिस बाप को मैं फरिश्ता समझता हूँ, मेरा वही बाप मेरी ज़िंदगी में किसी शैतान की जगह साबित होगा। और ये बात मुझे तब समझ में आई जब मेरी ज़िंदगी में मेरी बीवी रेहाना आई। मैं और रेहाना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों ने 4 साल तक एक ही कॉलेज में पढ़ाई की। इन 4 सालों में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। पढ़ाई पूरी हुई तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं नौकरी मिलते ही मैं रेहाना से शादी कर लूँगा, और ये बात मैंने अपने अब्बा को भी बता दी थी। अब्बा को इस बात से भला क्या एतराज़ हो सकता था, और इसी बात की मुझे बहुत खुशी थी, क्योंकि मेरे अब्बा ने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था। उन्होंने अपने दोस्तों से बात करके मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी नौकरी भी लगवा दी थी। नौकरी लगते ही मैंने उनसे कहा कि आप मेरा रिश्ता लेकर रेहाना के घर चले जाइए। मेरी बात सुनते ही मेरे अब्बा ने कहा, पहले मैं लड़की से मिलना चाहता हूँ, तुम उसे पहले अपने घर बुलवा लो, उसके बाद ही मैं कोई फ़ैसला करूँगा। अब्बा की बात सुनकर मैं हैरान था कि जब मुझे रेहाना पसंद है तो ये क्यों मिलना चाहते हैं। खैर, मैंने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अगले ही दिन मैं रेहाना को अपने घर ले आया। हमारे घर कोई औरत तो थी नहीं, इसीलिए अब्बा ने कहा, रेहाना के लिए जल्दी से चाय नाश्ता का इंतज़ाम करो। अब्बा मुझसे यही कहकर खुद रेहाना से बात करने लगे। काफ़ी देर बाद में जब मैं अब्बा के कमरे में गया तो देखा रेहाना के चेहरे का रंग बदला हुआ था और वो खामोशी से सर झुकाकर बैठी थी। अब्बा मुझे देखकर मुस्कुराकर बोले, हमें रेहाना बहुत पसंद है, कल ही हम रेहाना के घर उसका हाथ मांगने जाएंगे। अब्बा की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। रेहाना के चेहरे की बदली हुई रंगत पर मैं ध्यान ही नहीं दे सका। काफ़ी देर बातचीत करने के बाद जब मैं रेहाना को लेकर उसके घर की तरफ बढ़ा तो वो रास्ते में जाते वक्त बातों बातों में मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम्हारे अब्बा भी हमारे साथ ही रहेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा तुम कैसी बात कर रही हो, अब्बा मेरे साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। अब्बा ने मुझे पालने पोसने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, यहाँ तक कि उन्होंने दूसरी शादी तक नहीं की कि सौतेली माँ आएगी तो मुझ पर क्या जुल्म करेगी, तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरी बात सुनकर रेहाना ने इसके आगे कोई बात और कोई सवाल नहीं किया और अपना चेहरा गाड़ी के खिड़की की तरफ मोड़ लिया। कुछ देर बाद गाड़ी जब उसके घर के दरवाजे पर रुकी तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे अब्बा से कोई ख़ास बात हुई है क्या। मेरी बात पर उसने इनकार में सर हिला दिया और अपने घर के अंदर चली गई। मुझे लगा कि शायद इसने ऐसे ही कोई सवाल कर लिया होगा। वैसे भी मैं इस खुशी के पल को फालतू सोचों में ज़ाया नहीं करना चाहता था। अगले ही दिन अब्बा रेहाना का हाथ मांगने उसके घर पहुंच गए। रेहाना के घर वालों को भी हमारे रिश्ते के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं हुआ। कुछ दिन बाद हम दोनों का निकाह हो गया। रेहाना दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। उसके आने से हमारे घर में रौनक आ गई। अब तक तो मैं और अब्बा अकेले रहते थे, लेकिन उसके आने से सब कुछ बदल गया था।
मेरी शादी होने से अब्बा भी बहुत खुश थे। कहने लगे अब उनका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि अब्बा अपने किस अकेलेपन को दूर करने की बात कर रहे हैं। खैर, शादी करके बहुत खुश था और शादी के शुरुआती दिनों में बहुत ही खूबसूरत दिन गुजर रहा था, क्योंकि मैंने कंपनी से छुट्टी ले ली थी और मैं सारा वक्त अपनी बीवी रिहाना के साथ ही रहता था। अब्बा ने हमारे हनीमून के लिए ऊटी की टिकट भी करवा दी थी, लेकिन मैं अपने अब्बा को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इस वक्त अब्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। रिहाना को भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं हुआ, इसलिए हम लोग हनीमून के लिए ऊटी नहीं गए। इन 15 दिन की छुट्टी के बाद मेरी नौकरी शुरू हो गई और रिहाना घर संभालने लगी। वह बहुत अच्छी बीवी साबित हुई थी। उसके आने से मेरी ज़िंदगी में हर कमी पूरी हो गई थी। अब्बा भी उसकी बहुत तारीफ़ किया करते थे। लेकिन शादी को अभी 2 महीना ही गुजरा था कि रिहाना का रवैया कुछ अजीब सा हो गया था। वो पहले की अपेक्षा मेरे से बहुत कम बात करती, हर वक्त गुमसुम नज़र आती, कुछ पूछता तो ठीक से जवाब भी नहीं दे पाती। उसके उठने बैठने का अंदाज भी बदल गया था। शादी से पहले वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी, लेकिन हमारे घर आकर उसने अपना हुलिया बदल लिया था। उसके इस अंदाज से मुझे बहुत खुशी हुई थी कि वो एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बहू का फ़र्ज़ निभा रही है। लेकिन अक्सर अब्बा के आगे मैंने उसे डरते और घबराते देखा था। वह बार बार अपने सूट के दुपट्टे को ठीक करती। कभी कभी तो वो अब्बा के सामने भी आना पसंद नहीं करती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई परेशानी हो, लेकिन उसने खुलकर कभी किसी परेशानी का इजहार नहीं किया था। नहीं, अब्बा ने मुझसे कभी रिहाना की कोई शिकायत की थी। वह तो हर वक्त रिहाना के गुण गाते थे, पर कुछ ऐसा था जो गलत हो रहा था, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा था। जब मैं रिहाना से इस बारे में पूछता तो वो बात को टाल जाती, कहती हर बात का जवाब नहीं होता। वो मुझसे भी काफ़ी दूर दूर रहने लगी थी। उसके चेहरे पर छाई परेशानी को मैं भांप गया था। और फिर मैंने एक बात नोट की कि जिस दिन अब्बा के दोस्त उनसे मिलने आते हैं, उस दिन रिहाना का चेहरा उतरा हुआ रहता है। वह अपने आप में सिमटी हुई रहती है। उसके इस रवैये से मैं थक गया था। एक दिन उसे अपने सामने बिठाया और उसे झकझोर कर पूछा कि बताओ कि आखिर बात क्या है। मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम हर वक्त बेचैन और परेशान रहती हो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सकती हो। मेरी बात सुनकर रिहाना फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कभी रिहाना को रोता हुआ नहीं देखा था। मैंने उससे कहा कि जो कुछ भी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। उसने एक निगाह मुझ पर डाली और कहने लगी, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। मैं आपको कुछ भी बताकर अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहती। रिहाना की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया कि आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई कि जिसकी वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हो सकता है। मैंने उसके हाथ को अपने सर पर रखते हुए कहा कि तुम मेरी कसम, तुम सच 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 बताओ कि आखिर तुम इतना परेशान क्यों रहती हो। उसके रोने की सिसकियाँ और बढ़ गई और रोते हुए उसने जो कुछ भी कहा मेरे तो होश उड़ गए। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत सुना हो, इसीलिए मैंने फिर एक बार उससे कहा कि तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो। लेकिन फिर से उसने वही बात दोहराई, जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने गुस्से से कहा, रिहाना होश में तो रहकर बात करो। तुम ऐसी बात कहना तो दूर तुम सोच भी कैसे सकती हो। रिहाना ने कहा, जो कुछ भी
मैं कह रही हूँ आपके अब्बा मेरे साथ कर चुके हैं और आप मुझे ही चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या पता कि मैं इस घर में क्या क्या झेल रही हूँ। मैं अब तक इसीलिए खामोश थी क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती थी कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जब आपने मुझे अपनी कसम दिया कि मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊं, इसलिए मजबूर होकर मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया। ये सब कहते हुए रिहाना की आंखों में आंसू बहते जा रहे थे और मैं ये सब सुनकर एकदम हैरान परेशान हो गया था। उसकी बातों ने मेरी ज़िंदगी में हलचल मचा कर रख दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे बाप पर ऐसा इल्ज़ाम लगाएगी। वो कह रही थी कि मेरे अब्बा मेरी गैर मौजूदगी में उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और यही नहीं, वह अपने दोस्तों के सामने उसे अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। मैंने धीमे लहजे लफ्ज़ों में बोला कि नहीं, ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाप ने मेरी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी नहीं की, अपनी ज़िंदगी का सारा वक्त मेरी परवरिश में लगा दिया, तो वो मेरी बीवी पर गलत नज़र कैसे डाल सकते हैं। रेहाना ने रोते हुए कहा, यही तो बात है, आपके बाप ने सारी ज़िंदगी तन्हा गुजारी है और जब इस घर में उन्हें एक औरत का वजूद मिला तो वो अपने आप पर काबू नहीं रख सके। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। मैं अब ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती क्योंकि अब तक तो मैंने किसी तरह अपनी इज्जत को बचा लिया है, पर आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। रिहाना की बात ने मुझे हिलाकर रख दिया था, लेकिन उसकी बात पर यकीन करके मैं अपने बूढ़े बाप पर शक नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने खुद ही सब कुछ जानने का फैसला किया। अब्बा अपने दोस्तों में गए हुए थे और रेहाना अपनी माँ से मिलने अपने मायके गई हुई थी और अगले 2 दिनों में मुझे अपने घर में कैमरा लगाने का मौका मिल गया और मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने घर के सारे जगहों पर कैमरा लगवा दिया। इन कैमरों को लगाते हुए मुझे हरगिज़ भी नहीं पता था कि इस कैमरे में क्या रिकॉर्ड होगा और कैसा कैसा भयानक मंजर मुझे देखने को मिलेगा। 2 दिन के बाद जब रेहाना अपने घर से वापस आई और अब्बा भी घर पर थे, मैं ऑफिस चला गया और जब मैं अकेला बैठा उन्हीं कैमरों की रिकॉर्डिंग देख रहा था। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग आगे बढ़ रही थी मेरी सांस रुकती ही जा रही थी। कैमरे में रिकॉर्ड होने वाले मंजर ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बाप मेरी बीवी के साथ ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। मेरा सारा जिस्म पसीना पसीना हो गया था। मैंने बीच से ही रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी क्योंकि जो मंजर मैंने देखा था मेरे लिए वही काफ़ी था। उसके बाद मेरे लिए काम करना मुमकिन नहीं था। मैंने जल्दी से फाइलें समेटी और छुट्टी लेकर घर आ गया। सारे रास्ते मैंने किस सोच में गाड़ी चलाई कि ये ऊपर वाला ही जानता था। मेरे दिमाग में आंधी तूफान चल रहे थे। माँ के मरने से लेकर मेरी शादी तक के एक एक मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मेरे अब्बा ने मुझे बहुत लाड से पाला था। उन्होंने मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे लगता था कि वो मेरी खुशी के खातिर अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन वो तो मेरी ही इज्जत को तार तार करने पर तुल गए थे। कैमरे में जो मंजर मैंने देखा था उसमें मेरे अब्बा अपने दोस्तों के साथ शतरंज खेल रहे थे और शायद उन्होंने रेहाना को आवाज़ देकर बुलाया था। रिकॉर्डिंग में आवाज़ तो नहीं आई थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ था कि उन्होंने रेहाना को बुलाया है। कमरे में बुलाकर अब्बा ने रेहाना से कुछ कहा। रेहाना जब जवाब दिया तो अब्बा ने उसे बाजू से पकड़कर और खींचते हुए मेरे कमरे तक ले गए।
और उसे बिस्तर पर धकेल दिया। रेहाना बुरी तरह बिस्तर पर गिर गई थी। अब्बा ने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया। वो जैसे ही रेहाना की तरफ बढ़े, उसके आगे का मंजर देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, क्योंकि मैं जान गया था कि अब्बा मेरे पीछे मेरी बीवी के साथ कैसा सलूक करते हैं। अब्बा ने अपने दोस्तों के सामने जिस तरह उसे पकड़ कर खींचा था, मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं आंधी तूफान की तरह गाड़ी दौड़ाता हुआ घर पहुंचा। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो देखा अब्बा बरामदे में टहल रहे थे। उनके दोस्त जा चुके थे। मुझे देखते ही वो कुछ कहने के लिए मेरी तरफ बढ़े, लेकिन मैंने उन्हें धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और घर का दरवाज़ा बजाने लगा, जो अंदर से बंद था। मेरी आवाज़ सुनते ही रेहाना ने दरवाज़ा खोला और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने एक नफरत भरी नज़र अपने बाप पर डाली और गुस्से में कहा कि अब मैं आपके साथ गुजारा नहीं कर सकता। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ ये सब करने की? मुझे तो लगता था कि आप जिस तरह मेरे बाप हैं उसी तरह उसके भी बाप बनकर रहेंगे, लेकिन आपने तो उसे अपने हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया। अगर आपके जज्बात काबू नहीं हो रहे थे तो आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरी बात सुनकर अब्बा हक्का बक्का रह गए। कहने लगे, ये सब कुछ क्या कह रहे हो? एक बार तो मेरी बात सुन लो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो रेहाना को अपनी बेटी मानता हूँ, पर वो ही मुझे अपना बाप मानने को तैयार नहीं है। अब्बा की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, जो लड़की अपने आप के खातिर अपना हनीमून, अपनी नौकरी और अपना करियर छोड़कर दिन रात आपकी सेवा कर सकती है, वो आपको अपना बाप क्यों नहीं मानेगी? हमारी शादी से पहले रेहाना को बहुत अच्छी नौकरी लगी थी, लेकिन आपकी वजह से मैंने उसे नौकरी करने से रोक दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि वो आपको किसी का साथ नसीब हो और आप इन चार दीवारियों में अकेले ना रह जाएं। मैंने जब रेहाना से ये सब कहा था तो वो खुशी खुशी मेरी बात मान गई थी, और आज आप उसी के साथ बुरा कर रहे हैं। मैंने और रेहाना ने अब्बा को कह दिया कि वो अब ये घर छोड़कर कहीं और रहने चले जाएं या हमें ही कहीं और जाने दें। अब्बा ने बिना कुछ कहे अपना सामान समेटा और जाते जाते एक आंसू भरी नज़र मुझ पर डाले और दुआ दी कि मैं हमेशा खुश रहूं। यही कहकर घर से निकल गए। अब्बा के कदम जो ही बाहर पड़े तो मेरा दिल कट सा गया, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता था। लेकिन जो कुछ भी हो गया था, अब हमारा एक छत के नीचे रहना मुमकिन नहीं था। अब्बा के जाते ही ऐसा लग रहा था कि जैसे घर वीरान हो गया हो। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे इस कदर रोना आ रहा था। रोता हुआ देख रेहाना ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी, आप परेशान मत होइए, मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ रहूँगी। मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूँगी। अब मैं रेहाना को क्या बताता कि मेरी ज़िंदगी में मेरे बाप की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। अब्बा तो चले गए थे, लेकिन जाते जाते मेरा सुकून भी लेकर गए थे। मैं सारा वक्त उन्हीं के बारे में सोचता रहता। पता नहीं वो कहाँ चले गए थे। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता कि अगर वो ऐसी हरकत नहीं करते तो आज वो हमारे साथ रहते और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होती। मैं चाह कर के भी अब्बा को बुला नहीं सकता था। अब्बा को गए दिन गुजरते जा रहे थे। उन्हें कुछ दिनों बाद पता चला कि रेहाना प्रेग्नेंट है, लेकिन इस खबर के मिलने के पूरे 2 महीने बाद उसका मिसकैरेज हो गया और इस खबर ने मुझे तोड़ कर रख दिया। मैं बाप बनने की खुशी को महसूस कर ही रहा था कि ये खुशी भी मेरी छिन गई थी। मेरी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे और रेहाना भी बहुत दुखी थी, लेकिन हमने इसे तकदीर का लिखा हुआ मानकर भुला दिया।
कुछ दिन बाद रिहाना फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन फिर 3 महीने बाद एक बार फिर उसका मिसकैरेज हो गया। इस बार वो ना ही खुद को संभाल सकी और ना ही मुझे ये दुख बर्दाश्त हुआ। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो हर वक्त रोती रहती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि कोई बात उसे अंदर ही अंदर कचोट रही हो। जब से मुझे अपने दूसरे बच्चे के मिसकैरेज होने की खबर मिली थी, मुझे अपने अब्बा बहुत याद आ रहे थे। मेरी ज़िंदगी की हर खुशी और दुख में अब्बा ने मुझे हमेशा संभाला था, और आज जब मैं इन दुखों से गुज़र रहा था तो वो हमारे साथ नहीं थे। मुझे अब्बा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं थी। मैं उन्हें देखना चाहता था, इसीलिए ना चाहते हुए भी मैंने वही रिकॉर्डिंग फिर से दोबारा लैपटॉप में ऑन कर ली, जिसे उस दिन मैंने अधूरा छोड़ दिया था। पर वीडियो में आने वाले बाकी के मंजर ने तो मेरे रहे सहे होश भी उड़ा दिए थे। मेरे अब्बा ने कमरे का दरवाज़ा लॉक करने के बाद रिहाना के आगे हाथ जोड़कर कुछ कह रहे थे, जिससे मैं सुन नहीं पाया था। लेकिन रिहाना ने अब्बा को बालों से पकड़ कर पता नहीं उनसे क्या कहा कि वो रोते हुए कमरे से बाहर निकल गए थे। वह सब देखकर मेरे होश उड़ गए थे। आधा सच जानकर जो मैंने कदम उठाया था, आज पूरा सच देखने के बाद मुझे उस पर पछतावा होने लगा था। कितना बुरा बेटा हूँ। पता नहीं अब अब्बा कहाँ थे। पिछले 8 महीनों से मैं उनसे मिला नहीं था। ये सब देखने के बाद मैं सीधा अपने कमरे में रिहाना के पास पहुंचा, जहाँ पर वो बिस्तर पर लेटी हुई आंसू बहा रही थी। मैंने उससे पूछा, उस दिन अब्बा के साथ तुमने क्या किया? क्योंकि आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे उसी गुनाह की सज़ा है। मेरी बात सुनते ही रिहाना भी रोने लगी और कहने लगी, हाँ, मुझे भी लगता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे उसी गुनाह की वजह से हो रहा है। उसके बाद रिहाना ने मुझे सच बताया कि जब वो यहाँ शादी करके आई है तब से मेरे अब्बा उसे खटक रहे थे। अब्बा रिहाना को अपनी बेटी की तरह मानते थे, जबकि रिहाना ही उनके साथ रहना नहीं चाहती थी। लेकिन ये बात वो मुझसे सीधे तरीके से कहती तो मैं उसे घर से निकाल देता। इसीलिए उसने अब्बा को घर से निकालने का दूसरा रास्ता अपनाया और जानबूझकर मेरे सामने ड्रामे करना शुरू कर दी। मेरे सामने वो एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बहू बनने का ड्रामा करती और मेरे पीछे अब्बा को तकलीफ़ पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। लेकिन अब्बा ने मुझसे कभी उसकी शिकायत नहीं की, जबकि वो अब्बा की झूठी शिकायतें मुझसे करती रहती। उस दिन अब्बा की आवाज़ पर उस कमरे में गई थी। अब्बा ने जब चाय बनाने को कहा तो उसने पलट कर जवाब दिया कि मैं कोई तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ। अपने दोस्तों के सामने अब्बा को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो उसे हाथ से पकड़कर कमरे में लेकर आए और मजबूरन उन्होंने दरवाज़ा लॉक किया कि पीछे से उनका कोई दोस्त ना आ जाए। और उन्होंने रिहाना के आगे हाथ जोड़कर कहा कि कम से कम मेरे दोस्तों के सामने तो अच्छे से रहो। लेकिन रिहाना अपनी गलती मानने की बजाय उनको ही जलील करने लगी। और जब मैं दफ्तर से लौटा तो मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करने लगी। मुझे याद है कि अब्बा उस दिन मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और घर से निकाल दिया। रिहाना मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मैंने नफ़रत भरी निगाहों से रिहाना की तरफ देखते हुए कहा कि माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि मेरे अब्बा से मांगना, क्योंकि मैं तो इन सब में खुद ही उनका गुनहगार हूँ। मैंने अब्बा के सारे दोस्तों से पूछा तो पता चला वो अपने एक दोस्त के साथ ओल्ड एज होम में जाकर शिफ्ट हो गए हैं। मैं रिहाना के साथ वहाँ पहुँच गया और अब्बा से माफ़ी मांगी। मेरे अब्बा सच में एक बहुत बड़े दिल के मालिक थे। उन्होंने हमें माफ़ कर दिया और घर आ गए। मैं सबक सीख चुका था कि कभी भी पूरी सच्चाई जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए।
उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। जो सहना सीख जाते हैं वो जीना भी सीख जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।